नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डीएनए बाइंडिंग डोमेन के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। उसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम हेलिक्स टर्न हेलिक्स को के आगे के बारे में पढ़ेंगे कि उसका रेगुलेशन क्या होता है, हेलिक्स एंड टर्न हेलिक्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। इसके बारे में हम आज क्लास में पढ़ेंगे। द हेलिक्स लूप हेलिक्स बाइंडिंग मोटिव कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा हेलिसेस सेपरेटेड बाय अ लूप ऑफ अमीनो एसिड्स। अब यह देखिए, आप ये एक अल्फा हेलिक्स है और ये दूसरा अल्फा हेलिक्स है, यानी दो इसमें अल्फा हेलिक्स है। ये जो लूप है इसमें आप देखिए एस्पार्टिक अमीनो एसिड्स है और थ्रियोनिन है एंड ग्लूटामीन है। ये अमीनो एसिड इसमें इम्पॉर्टेंट है बेसिकली। और ये क्या करते हैं, ये जो सीक्वेंस है ये एक लूप का निर्माण करती है और इस लूप को स्टेबलाइज करने का काम करता है कैल्शियम 2+। तो ये जो हेलिक्स अल्फा हेलिक्स है दोनों के दोनों, ये रिकॉग्निशन डोमेन तथा बाइंडिंग मोटिफ का निर्माण ये इसमें करते हैं। जिससे क्या होता है, ये डीएनए के विशेष सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर ये बाइंड करते हैं उससे। और बाइंड करने के बाद में क्या होता है, ये लूप के थ्रू है ना, जो उसके चारों तरफ ये रैप आउट हो जाता है, यानी उसके जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसके एक तरफ एक स्ट्रैंड आ जाता है, दूसरी तरफ दूसरा स्ट्रैंड आ जाता है। तो इस प्रकार से ये इसके स्ट्रक्चर होती है। अब इसका इनकम्बेंट क्लासिफिकेशन देखिए हेलिक्स ऑफ हेलिक्स टर्न हेलिक्स का, तो ये डाई हेलिकल होता है, ट्राई हेलिकल होता है, टेट्रा हेलिकल, विंग्ड हेलिक्स टर्न हेलिक्स एंड अदर मॉडिफाइड हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ। तो ये इस 5 प्रकार से इनको क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें हमने कहा पहला डाई हेलिकल हो गया, दूसरा ट्राई हेलिकल हो गया, तीसरा टेट्रा हेलिकल, देन विंग्ड हेलिक्स टर्न हेलिक्स और अदर मॉडिफाइड हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिफ हो गए। अब इसके फंक्शंस क्या हैं बेसिकली, तो फंक्शंस में द हेलिक्स टर्न हेलिक्स इज अ मेजर स्ट्रक्चरल मोटिफ कैपेबल ऑफ बाइंडिंग डीएनए। इट इज फाउंड इन मैनी प्रोटीन्स दैट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो ये क्या है बेसिकली, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल मोटिफ होता है जो क्या करता है, डीएनए से बाइंडिंग में कैपेबल होता है। और ये बहुत सारी प्रोटीन्स में ना जो उपस्थित होता है जो कि जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। यानी ये उन प्रोटीन्स में पाया जाता है जो क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट ये करते हैं। ये जो इट बाइंड्स टू द मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए थ्रू अ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वेरियस वान डेर वाल इंटरेक्शन विथ एक्सपोज्ड बेसिस। ये आपको मैंने बता दिया आपको कि क्या करता है, डीएनए के मेजर ग्रुप के ऊपर ये बाइंड करता है। किस प्रकार से, जो मेजर ग्रुप के ऊपर जो मेजर ग्रुप पे जो एक्सपोज जो बेसिस होते हैं ना, यानी जो बाहर की तरफ जो एक्सपोज जो बेसिस होते हैं, उससे क्या करता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड अथवा वान डेर वाल इंटरेक्शन जो होती है उनके द्वारा क्या करता है, ये उन जो एक्सपोज बेसिस होते हैं उसके ऊपर ये बाइंड कर जाता है। यानी मेजर ग्रुप के जो डीएनए के जो मेजर ग्रुप है, या मेजर और माइनर ग्रुप दो ग्रुप होते हैं, उनमें मेजर ग्रुप के अंदर जो एक्सपोज बेसिस होता है उसके साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड अथवा वान डेर वाल इंटरेक्शन द्वारा उससे भी बाइंड करता है। The other alpha helices stabilizes the interaction between proteins and DNA but does not play a particularly strong role in recognition। तो ये दूसरा जो अल्फा हेलिक्स होता है, एक अल्फा हेलिक्स से तो बाइंड कर गया, ये दूसरा अल्फा हेलिक्स होता है वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है, प्रोटीन्स एंड डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको स्टेबलाइज करता है। लेकिन ये रिकॉग्निशन में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है, यानी रिकॉग्निशन में इसका कोई रोल नहीं होता है दूसरा अल्फा हेलिक्स का। ये क्या कर रहा है, जो प्रोटीन तथा डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन है उनको ये स्टेबलाइज कर रहा है। द रिकॉग्निशन हेलिक्स एंड इट्स प्रीसीडिंग हेलिक्स ऑलवेज हैव द सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन। और जो रिकॉग्निशन हेलिक्स होता है और उसके पहले वाला जो प्रीसीडिंग हेलिक्स होता है वो हमेशा एक ही रिलेटिव ओरिएंटेशन में ये रहते हैं, हमेशा उसी ओरिएंटेशन में ये पाए जाते हैं।
VHLS transcription factors are often important in development of cell activity. BMAL1 clock is a co-transcription complex in the molecular circadian clocks. जैसा मैंने आपको अभी पिछले क्लास में बताया था कि ये क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें आपको मैंने एंटिनीपीडिया का एक एग्जाम्पल दिया था, उसके साथ में सेल एक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये जो आपकी जो प्रोटीन होती है वो क्या कर रही है, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो क्या करती है, सर्काडियन जो साइकिल्स होती है, सर्काडियन जो क्लॉक होता है उसके रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। अदर जीन्स सच एज c-Myc and HIF1 have been linked to cancer due to their effects on cell growth and metabolism। और जो अन्य जीन्स जो होते हैं जिनमें कि c-Myc है और HIF1 है, ये क्या करते हैं, कैंसर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? जिससे कि उनका जो क्योंकि ये क्या करती हैं, सेल ग्रोथ तथा मेटाबॉलिज्म के अंदर इनका इफेक्ट पाया जाता है, यानी इफेक्ट करती है किसको, सेल ग्रोथ को तथा मेटाबॉलिज्म को। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं, ये देखिए आप, AHR BMAL1 क्लॉक, c-Myc जीन्स, n-Myc, MyoD, MIF5, स्केलेरेक्सिस एंड न्यूरोजेनिस जीन्स होते हैं, जो कि इनके जो एग्जाम्पल होते हैं, हेलिक्स टर्न हेलिक्स के ये एग्जाम्पल, ये जीन्स होते हैं। अब इनका रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, सिंस मैनी BHLS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आर हेट्रोडाइमेरिक, देयर एक्टिविटी इज ऑफन हाईली रेगुलेटेड बाय द डाइमराइजेशन ऑफ द सब यूनिट्स। जैसे अपने बताया कि BHLS जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोडाइमेरिक होते हैं। इस वजह से उनकी जो एक्टिविटी होती है वो इनकी जो सब यूनिट्स है उसके डाइमराइजेशन से हाईली रेगुलेटेड होती है। यानी क्या हो रहे हैं, ये हेट्रोडाइमेरिक बना रहे हैं, और हेट्रोडाइमेरिक बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इनकी एक्टिविटी होती है वो इनके सब यूनिट के डाइमराइजेशन से रेगुलेटेड ये होती है। One subunit's expression or availability is often controlled, whereas the other subunit is constitutively expressed। अब जो इसकी एक सब यूनिट का एक्सप्रेशन है अथवा उसका अवेलेबिलिटी है, ये हमेशा कंट्रोल होती है एक सब यूनिट के, और दूसरी जो सब यूनिट होती है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस्ड होती है। यानी ये जो दूसरी सब यूनिट है ये लगातार बनती रहती है, जबकि एक जो सब यूनिट है उसका जो एक्सप्रेशन होता है या उसकी उपलब्धता होती है वो प्राय कंट्रोल होती है। यानी क्या होता है कि एक सब यूनिट तो लगातार बन रही है, दूसरी सब यूनिट का जो एक्सप्रेशन या अवेलेबिलिटी है वो कंट्रोल्ड है। इस वजह से क्या होगा कि एक सब यूनिट के तो अवेलेबल है, और जैसे ही उसकी एक्टिविटी करनी होगी दूसरी जो सब यूनिट है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है या उसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है, और दोनों सब यूनिट मिलकर के क्या करते हैं, डाइमराइजेशन या हेट्रोडाइमेरिक बनाते हैं। और हेट्रोडाइमेरिक बनने से क्या हो रहा है, उन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से जो इनका हेट्रोडाइमराइजेशन है वो क्या कर रहा है, इन जो जीन्स है उनके जो एक्टिविटी है या उनका जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल ये कर रहा है। अब यदि हम इसका वो देखें कि बेसिकली टेक होम लेसन्स क्या है, यानी हम इसकी यदि समरी देखें हम लोग बेसिकली, तो भाई आप लोग क्या इससे समझ रहे हैं, इससे मतलब ये है। तो टेक होम लेसन्स में सबसे पहले इसकी लोकेशन, तो ये क्या है, बेसिकली बैक्टीरियल रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती है, और इसके जो रिलेटेड मोटिव्स होते हैं वो यूकैरियोटिक प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। तो पहली बात लोकेशन, तो ये बैक्टीरियल रेगुलेटरी प्रोटीन है और उसके जो रिलेटेड मोटिव्स हैं ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या है, इसमें मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें 2 अल्फा हेलिसेस पाए जाते हैं, और बाइंडिंग साइट्स देखें अपन इसकी, तो ये मेजर ग्रूव डीएनए के जो मेजर ग्रूव के अंदर जो एक्सपोज्ड बेसेस होते हैं उससे ये बाइंड कर जाती है। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड से तथा वांडरवाल इंटरेक्शन से इससे बाइंड कर जाती है। तो ये 3 प्रकार की चीज़ें हमने देख ली इसमें, कि लोकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और बाइंडिंग साइट्स इसमें कौन सी होती हैं।
तो अब आपका ये आज मैंने हेलिक्स टर्न हेलिक्स ख़त्म कर दिया है। धन्यवाद आप सबको। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अथवा मेरे ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग अदर जो डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन वाली जो प्रोटीन्स हैं, जिनमें कि हेलिक्स, लूप हेलिक्स भी है, जिंक फिंगर भी है ना, इनको हम आगे लेंगे। धन्यवाद।